आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन में रिस्पायरेशन किस तरह से होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ह्यूमन में रिस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है लंग्स। ठीक है, लंग्स की मदद से हम रिस्पायरेशन कर पाते हैं। ठीक है, ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस तरह से होता है, ये फिगर है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नेज़ल पैसेज के बारे में। इसमें एयर देखो कहाँ से कहाँ जाती है। नेज़ल पैसेज जाएगी, फिर नेज़ल मतलब नाक के द्वारा यहाँ इसमें जाएगी, फिर यहाँ फायरिंग्स में आएगी, फिर लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स में आएगी, फिर यहाँ ये हो गया ट्रैकिया, जो ये नली होती है हमारी, ठीक है, जिसकी, और ये हो गया लंग्स, लंग्स में आती है, यहाँ लंग्स में एयर आती है। ठीक है, और यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो नाक से एयर अंदर जाती है इसे कहते हैं नेज़ल पैसेज। ठीक है, ठीक है, ये हो गया नेज़ल पैसेज। ये हो गया नॉस्ट्रिल्स, इसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। इसको हम बोलते हैं जो नाक के जो छेद होते हैं ये कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहेंगे? नॉस्ट्रिल्स कहेंगे। जो नाक के जो छेद होते हैं इसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा एयर अंदर जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एयर नाक में जाएगी, तो नाक के अंदर जो रास्ता होता है उसे कहते हैं नेज़ल पैसेज। ठीक है, जिस रास्ते से अंदर जा रही है, जो सामने जो नेज़ल जो छेद हैं उसे कहेंगे नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, और जो रास्ता है उसे कहेंगे नेज़ल पैसेज। ठीक है, नेज़ल पैसेज कहेंगे। ठीक है, कभी कभी सांस हम मुंह से भी लेते हैं, तो मुंह के द्वारा भी, यहाँ देखो माउथ कैविटी, यहाँ से भी एयर जा रही है। ठीक है, वैसे लेना नहीं चाहिए माउथ से। ठीक है, यहाँ माउथ से एयर जा रही है। ठीक है, यहाँ नाक से एयर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आई नॉस्ट्रिल्स, यहाँ नॉस्ट्रिल्स से आई नेज़ल पैसेज में आई, ये नेज़ल पैसेज हो गया पूरा। नेज़ल पैसेज से यहाँ पर आई फायरिंग्स। फायरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर इस फायरिंग्स के एरिया में फूड भी आता है और एयर भी आती है। ठीक है, दोनों चीज़ इस एरिया में, दोनों चीज़ें आती है। फायरिंग्स के एरिया में फूड भी आएगा, एयर भी आएगी। ठीक है, और यहाँ से अलग हो जाएंगी। यहाँ से या तो अगर फूड होगा तो इसोफेगस में भेज देगा। ठीक है, और अगर एयर होगी तो उसे लैरिंग्स में भेज देगी, इस लैरिंग्स में भेज देगी। ठीक है, एयर को लैरिंग्स के माध्यम से ले आती है। यहाँ पर दोनों चीज़ें आती है, फूड और एयर दोनों चीज़ें आती है इस फायरिंग्स के एरिया में। यहाँ से दोनों पाइप अलग हो जाते हैं, तो एक इसोफेगस का पाइप हो जाता है, ट्रेकिया पाइप, ये ट्रेकिया का पाइप है। ठीक है, ये मतलब एयर पाइप है, वो फूड पाइप वो दूसरा अलग हो जाता है, उसे इसोफेगस कहते हैं। फायरिंग्स से आ गया लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स होता है ओपनिंग पार्ट ऑफ ट्रैकिया, जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया का ओपनिंग पार्ट होता है, इसे लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, लैरिंग्स को हम कहते हैं, इसको कहते हैं साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। तो हम जो बोलते हैं आवाज़ निकलती है वो यहीं से निकलती है। ठीक है, लैरिंग्स से निकलती है, यही हेल्प करता है हमारे आवाज़ निकालने में, बोलने में। इसे लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये इसकी ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, इसे साउंड लैरिंग्स कहेंगे। इसके बाद आ जाएगा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, इसमें ये देखिए कार्टिलेज हैं। ठीक है, ठीक है, ये सी शेप के कार्टिलेज होते हैं इसमें। ठीक है, इसे यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा, जब यहाँ नली पे अपने हाथ लगाएंगे तो यहाँ दिखेगा कार्टिलेज के टाइप। ठीक है, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज हैं। ठीक है, सी शेप के कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज इस सी शेप का होता है, इस तरह से सी शेप का, ऐसे ऊपर से ऐसे लगा हुआ होता है कार्टिलेज। ठीक है, जो इस ट्रैकिया को जब हवा नहीं होती इसमें तो इसको चिपकने से रोक देता है, इसको सिकुड़ने से रोक देता है। ठीक है, जो इसको पकड़े रहता है कि सिकुड़ो ना, हवा नहीं तो सिकुड़े ना। ठीक है, अब ये देखो ट्रैकिया आगे जाएगी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आगे जाके दो पार्ट में पहले डिवाइड हो जाएगी। ये जो दो पार्ट में डिवाइड होती है इसे कहते हैं ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये हो गया ब्रोंकाई। ठीक है, इसे कहेंगे ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर करेंगे, ट्रैकिया इंटर नहीं करती, ब्रोंकाई इंटर करती है, हमेशा याद रखिएगा। लंग्स के अंदर इंटर करेगी ब्रोंकाई, इंटर इन द लंग्स। ठीक है, ब्रोंकाई जब लंग्स, ये हो गया लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स हो गए, ये भी लंग्स है।
ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर करी और ये ब्रोंकाई फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, इसे कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जब और पार्ट में डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर उसे कहेंगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। फिर आगे चल के कुछ एल्वेओलर सेक में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, आगे चल के ये इस तरह से गोल गोल बैलून लाइक स्ट्रक्चर आगे बन जाएंगे, ठीक है, आगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे एल्वेओलर सैक। ये होते हैं एल्वेओलर सैक, ठीक है, सैक मतलब बलून, ठीक है, गोल गोल थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। इससे ब्रोंक्यूल्स के आगे ये डक्ट ऑफ एल्वेलाई, मतलब जिस डक्ट से आ रही है, ठीक है, जिस डक्ट से ये जुड़ी हुई ये होते हैं एल्वेलाई, एल्वेलर सैक ये होते हैं, ठीक है, और ये होती है इनकी डक्ट, ठीक है, ये इनकी डक्ट है, डक्ट मतलब नली, ये इसकी नली है, ठीक है, ये हो गया एल्वेलर सैक, ठीक है। तो एयर यहीं पर, अब यहाँ पर आए एयर और यहीं पर एयर का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स, इसमें मिलते हैं, इसमें बहुत से ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, उन ब्लड वेसल्स में जो गैसेज आती हैं उनसे एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है, यहीं से गैस रिटर्न हो जाती है वापस। सबसे पहला पैसेज है, देखो यहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हम गैस को लिए अंदर, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गई, फिर नेजल पैसेज में गई, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गई, नेजल पैसेज में गई, ठीक है, नेजल पैसेज से फिर गई नेजल चैम्बर में, नेजल पैसेज से गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, ठीक है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ठीक है, ब्रोंक्यूल से एल्वेलर सैक, ये यहाँ ऐसे एयर जाती है, ठीक है। अब यहीं पर एल्वेलर सैक में गैसेज एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है, और ये जो लंग्स हैं, ठीक है, इसमें एल्वेलर सैक पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इन लंग्स को जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फूलते हैं, ठीक है, अब इन लंग्स को फूलने में मदद करती है ये होती है, क्या होती है, रिब्स, जो हम ऐसे हाथ लगाओ तो यहाँ पर रिब्स होती हैं, जो हड्डी से बने होती हैं, हड्डियों से बनी होती है, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, 12 इधर 12 इधर, ठीक है, ये रिब्स हैं जो इसको बचाए भी रखती हैं, जो लंग्स को बचाने में हेल्प करती है, लंग्स को बचाती हैं, ठीक है, डैमेज होने से किसी तरह की चोट पहुँचे तो उसको बचाए, ठीक है। ये लंग्स हैं, ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर ये हो, ये रिब्स हैं, हमारे रिब्स हैं, ये हमारी सांस लेने में भी मदद करती है, हमारी सांस लेने में मदद करेंगी, ये इसको बचाएंगी भी, ठीक है, और हमें सांस लेने में मदद करेंगी। ये है डायफ्राम, ये मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ से इसको बचाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ से इसको बचाएंगे ये रिब्स, नीचे की तरफ से इसको बचाएंगे, लंग्स को बचाएंगे ये, और ये दोनों हेल्प करते हैं इनके, जो हमारे सांस लेने में हेल्प करेंगे, ठीक है। हम जब सांस लेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे होंगे, ये दोनों हमारे सांस लेने में मदद करेंगे। ये है डायफ्राम, ये मसल्स का होता है, ये मस्कुलर पार्ट होता है, जो हड्डी का पार्ट होता है, ठीक है, ये बोन्स का बना होता है, रिब्स बोन्स की बनी होती है, ये होती है मस्कुलर पार्ट, मसल्स का बना होता है, ठीक है। ये दोनों इसको, ये रिब्स इनको घेरे रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही है, इसे कहते हैं डायफ्राम, ये होते हैं रिब्स। ये पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अभी इससे पहले समझाया, एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉस्ट्रिल से पहले एयर जाएगी, फिर नेजल पैसेज में जाएगी, नेजल पैसेज से फेरिंग्स में चली जाएगी, जो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का, ठीक है, और यहाँ से दोनों पाइप अलग हो जाएंगे, फूड का अलग और एयर का अलग पाइप हो जाएगा, ठीक है। तो एयर के पाइप में सबसे पहला पार्ट आता है लैरिंग्स का, ठीक है, जिसे कहते हैं साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में जाएगा, इसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज जो इसको पिचकने से बचाते हैं, एयर जब नहीं होती तो ये इसको पिचकने से बचाते हैं ट्रैकिया को, ठीक है। उसके आगे होते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, जो दो पार्ट में डिवाइड होकर जो लंग्स के अंदर जाएगा उसे ब्रोंकाई कहेंगे। तो लंग्स के अंदर जब डिवाइड होगा तो उसे कहेंगे ब्रोंक्यूल, ठीक है। और डिवाइड होगा ब्रोंकाई, जब और डिवाइड होगा तो उसे ब्रोंक्यूल कहेंगे। अब ब्रोंक्यूल और डिवाइड होंगे तो डक्ट ऑफ एल्वेलाई, जो नली होती है एल्वेलाई की नली, ठीक है। अब डक्ट ऑफ एल्वेलाई कन्वर्ट हो जाएंगे एल्वेलाई में, एल्वेलाई जो ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे एल्वेलाई कहेंगे। यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज हो जाएगा, गैस यहाँ पर आके भरेंगी और यहाँ गैसेज का एक्सचेंज हो जाएंगे, ये एल्वेलर सैक है, ठीक है। एल्वेलाई के बारे में बात करते हैं। सैक लाइक या बैलून लाइक मतलब
थैलीनुमा बैलून लाइक बैलून की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, इन बैलून्स में, इन एल्वोलाई में, ठीक है। बहुत सारे एल्वोलाई एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, गुच्छे नुमा होते हैं। हैज़ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड, इसमें जैसे ये एल्वोलाई है, इसमें बहुत से, इसकी जो दीवारें होती हैं इसमें बहुत से ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। इनकी दीवारों में बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल्स में, ऐसे गैसेस यहाँ पर गैस आके भरेंगी और ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो गैस होती है वो इसमें आ जाती है एल्वोलाई में, और जो एल्वोलाई की गैस होती है वो ब्लड वेसल्स में चली जाती है, ठीक है, और गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम ब्रीदिंग किस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है, ह्यूमंस में ब्रीदिंग किस तरह से होती है उसका मैकेनिज़्म, ठीक है, मैकेनिज़्म बताते हैं। ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब सांस का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस का बाहर छोड़ना, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं सबसे पहले जब ये गैस अंदर जाएगी तो सबसे पहले हमारे ये चेस्ट एक्सपेंड करेगा, मतलब फूलेगा, ठीक है, चेस्ट ये रिब्स ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, चेस्ट फूलता है, चेस्ट फूलता है तो ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरैसिक कैविटी, मतलब ये जो चेस्ट है ये ऊपर की तरफ उठता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है, चेस्ट एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी। ये जो रिब्स हैं जो लंग्स को घेरे रहती है ऊपर से, ठीक है, जो हड्डियाँ जो लंग्स को ऊपर से घेरे रहती हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं। जब ये ऊपर की तरफ उठेंगी ये ऊपर की तरफ उठेगा, और ये जो डायफ्राम जो नीचे जो मस्कुलर पार्ट होता है जो हमने दिखाया था, मस्कुलर पार्ट नीचे की तरफ से इसको घेरे रहता है, ठीक है, इसको बचाता है। वो डायफ्राम जैसे ये इस तरह का था, ये ऐसे था, डायफ्राम ऐसे था, तो ये ऐसे हो जाता है, ये सीधे हो जाता है, ठीक है, ये सीधे हो जाता है। तो ये जगह जैसे ये हो गया लंग्स, ठीक है, ये लंग्स हो गया, ये लंग्स के ये रिब्स हो गए, ये रिब्स ऊपर ऐसे उठ जाती हैं, बाहर की तरफ खींच जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये ऐसे हो जाता है, और इसमें जगह ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, ऐसे ये फूल जाता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी फूल गई, और डायफ्राम ये नीचे की तरफ हो गया, डायफ्राम बिकम फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है नीचे की तरफ, ऐसे फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। तो फिर अंदर जगह ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जब लंग्स के एरिया भी, लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जब अंदर जगह ज़्यादा हो जाएगी, ये रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई, डायफ्राम नीचे की तरफ फैल गया, तो अंदर जगह ज़्यादा होगी, लंग्स भी फूलने लगता है, ठीक है। जब लंग्स फूलने लगता है तो एयर अंदर जाने लगती है, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। पहले ये ऐसे डायफ्राम ऐसे रहता है, और ये रिब्स ऊपर से इसको दबाए रहती है, तो फिर उसमें वॉल्यूम कम रहता है, ठीक है, लंग्स का। जब ये रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और डायफ्राम नीचे की तरफ फैल जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब उसमें जगह बढ़ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम जब जगह बढ़ जाएगी तो एयर इंटर हो जाएगी नोज से तब एयर इंटर हो जाएगी अंदर, ठीक है। पहले चेस्ट एक्सपेंड करेगा, इसमें रिब्स ऊपर की तरफ होंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और लंग्स का जब ये डायफ्राम और रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगी तो इसका लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर अंदर इंटर कर जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा इनहेलेशन, मतलब एयर का नोज के अंदर मतलब लंग्स के अंदर इंटर करना इनहेलेशन कहलाता है। अब दूसरी बात करते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो ऊपर की तरफ जो कैविटी है, मतलब थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ, ठीक है। डायफ्राम भी अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, ये जो फैला हुआ था फिर अंदर की तरफ ऐसे जाने लग गया, ये फिर इस तरह हो जाएगा। वो जो चेस्ट ऊपर की तरफ उठा था ये भी अंदर की तरफ फिर ये सिकुड़ने लगेगा। कॉन्टैक्ट मतलब सिकुड़ना। रिब्स मूव डाउन, रिब्स नीचे की तरफ डाउन करेगा, थोरैसिक कैविटी कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ दबेगा, रिब्स मूव डाउन, रिब्स नीचे की तरफ डाउन करेंगी, और डायफ्राम बिकम डॉम शेप मतलब जिस तरह से पहले था ये डॉम शेप में उभरा हुआ डॉम शेप, ठीक है। डायफ्राम फिर से अपने पुराने शेप में जाने लगेगा, रिब्स नीचे की तरफ डाउन करने लगेंगी, और थोरैसिक कैविटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया था वो स्पेस को अंदर फिर से कांटेक्ट होने लगेगा, ठीक है। जब ये दबेगा अंदर की तरफ तो लंग्स का जब वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ होने लगेगा, लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होने लगेगा। जब ये अंदर की तरफ दबेगा तो अंदर की हवा बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। जब ये
थोरेसिक कैविटी जो है ये रिब्स दबेगी अंदर की तरफ, डायफ्राम अंदर की तरफ दबेगा। जब ये दबेंगे तो अंदर की हवा बाहर की तरफ आने लगेगी। एयर एग्जिट्स लंग्स थ्रू द नोज, एयर एग्जिट कर जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो होते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं उन्हें इनहेलेशन कहते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन में पहले थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करती है, जो चेस्ट और रिब्स और ये डायफ्राम, ये रिब्स ऊपर की तरफ उठती है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। तो थोरेसिक कैविटी चेस्ट एक्सपेंड करती है। जब चेस्ट एक्सपेंड करेगा तो लंग्स भी एक्सपेंड करेगा। ठीक है, लंग्स के एरिया बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर की तरफ उठेंगी और डायफ्राम होंगी ये जो फ्लैट हो जाएंगी। ठीक है, ये रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगी। जब रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो जगह है थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर जो जगह है उसे कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब खाली जगह। ठीक है, चेस्ट जो अंदर की तरफ जगह है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। जब ये जगह बढ़ेगी तब लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि जगह ज़्यादा हो गई, चलो हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर की तरफ लंग्स के अंदर जगह ज़्यादा हो जाएगी। जब अंदर की तरफ जगह ज़्यादा हो जाएगी तो लंग्स में एयर अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सहेलेशन करेंगे तो रिब्स नीचे की तरफ डाउन होंगी। रिब्स जैसे ऊपर उठी थी और नीचे हो जाएंगी। डायफ्राम फिर से अपनी शेप में जाने लगेगा, तो इसके अंदर जो कैविटी होगी थोरेसिक कैविटी, उसकी जगह कम होने लगेगी और लंग्स के भी वॉल्यूम कम होने लगेगा। जब अंदर की तरफ दबाओगे तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो फिर अंदर से जो हवा है वो बाहर की तरफ आने लगेगी, तो इसे एक्सहेलेशन कहेंगे। ठीक है, यह होता है मैकेनिज्म। अब जैसे जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है, एक्सहेलेशन जब हम करेंगे मतलब सांस को जब हम छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद भी, ठीक है, जब खूब ताकत से मतलब खूब बहुत ज़्यादा ताकत से सारी एयर हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे जब हम सांस छोड़ेंगे तो एकदम खूब ताकत से सारी एयर, ऐसा हमको लगेगा कि हम सारे एयर हम बाहर निकाल दें। सारी एयर जब हम बाहर निकाल देंगे उसके बावजूद भी कुछ एयर हमारी लंग्स में रह जाती है। ठीक है, मैं फोर्स से पहले जब हम फोर्स लगा के एकदम सांस को बाहर छोड़ेंगे बहुत ज़्यादा ताकत से, ठीक है, मैक्सिमम एक्सहेलेशन मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के हम जब एयर को बाहर निकाल देंगे, मैक्सिमम एक्सहेलेशन करेंगे, उसके बावजूद भी हमारी लंग्स में कुछ हवा रह जाती है। ठीक है, उस हवा को कहते हैं, उस एयर को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, उस एयर को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब 1100 से 1200 ml हवा एयर जो है, अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रह जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम होती है 1100 से 1200 ml। ये ml ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हमेशा हमारे लंग्स में रहती है, चाहे भला हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दें, उसके बावजूद भी ये 1100 से 1200 ml ये एयर हमारे लंग्स में हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज एनिमल्स की। ठीक है, लार्ज एनिमल्स में जो गैसेज हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन हमने ली है, जो हमने इनहेलेशन किया, वो कैसे हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचेगा। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, स्मॉल जो छोटे एनिमल्स होते हैं 1 सेल 2 सेल मतलब जिसमें सिर्फ 1 सेल और 2 सेल पाए जाते हैं, उसमें डिफ्यूज़न की हेल्प से बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूज़न मतलब जैसे ये एक सेल है, ये सेल है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन कम है, तो इसमें से ऑक्सीजन उसमें चली जाएगी। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन धीरे धीरे इसमें चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी ऑक्सीजन इसमें चली जाएगी, तो इसे कहेंगे डिफ्यूज़न। ठीक है, इसे कहेंगे डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 सेल या 2 सेल छोटी जगहों पर जा सकते डिफ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, बड़े एनिमल्स में डिफ्यूज़न की हेल्प से बहुत देर लगेगी। ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ये डिफ्यूज़न की हेल्प से गैसेस का पहुँचाने में बहुत देर लगेगी। इसलिए ये इस लार्ज एनिमल्स में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से गैसेस को पहुँचाया जाता है, पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारी बॉडी में, एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसे कहते हैं, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये हमारी ब्लड होता है, ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, इसकी वजह से हमारी ब्लड लाल होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हमारी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में, जैसे हमारी लंग्स से अब हमने जब सांस ली तो हवा गई लंग्स में, लंग्स से पूरी बॉडी तक पहुंचाने में का काम ये
हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम। जैसे हमें पैरों में जाना है, पैरों में ब्लड की जरूरत, अभी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये कौन पहुंचाएगा? ये तुरंत पहुंचा देगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो ये तुरंत हीमोग्लोबिन पहुंचा देगा। इसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है हमें पूरी बॉडी में ब्लड मतलब एयर को पहुंचाने में, ठीक है। डिफ्यूज़न की हेल्प से नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और एक सेल से दूसरे सेल के ही छोटी जगहों के लिए ही इसका काम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पर CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है डिज़ोल्व स्टेट में, मतलब क्योंकि CO2 वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। ऑक्सीजन के CO2 वाटर में मोर सॉल्युबल देन CO2 देन O2, ठीक है। CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए CO2 डिज़ोल्व स्टेट में मतलब ब्लड में घुल जाता है, ठीक है। ब्लड में डिज़ोल्व स्टेट में ये पूरी बॉडी से हमें लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। CO2 डिज़ोल्व स्टेट में ज़्यादातर जाता है, और ये हीमोग्लोबिन की हेल्प से जाता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को जोड़ लेता है अपने में, ठीक है। ये इस तरह का पिगमेंट इस तरह का बना लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में जोड़ लेता है, ठीक है, तब पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और CO2 ये ब्लड में घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, और फिर पूरी बॉडी से हमारे लंग्स में आता है, जो फिर नोज़ की हेल्प से बाहर की तरफ लंग्स से दोबारा उसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जाएगी नॉस्ट्रिल से नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लंग्स में, लंग्स में ट्रैकिया, ये जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इधर जा रही है, ठीक है। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई से जाएगा एल्वुलाई में ये है एल्वुलाई, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में यहाँ चली जाएगी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स इसमें हीमोग्लोबिन है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को ऐसे जोड़कर ये पूरी बॉडी में पहुँचा देगा। और फिर जब लेके आएगा वापस, ब्लड में घुली होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एल्वुलाई में आएगी, रिटर्न होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होगी, ठीक है। ब्लड में घुली होंगी कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं वेसल से आएंगी, इन्हीं ब्लड वेसल से आएंगी, और ये ब्लड में घुली होंगी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में छोड़ देंगी अपनी। ये एल्वुलाई रिटर्न कर देगा यहाँ से CO2 को यहाँ से रिटर्न कर देगा, इसी रास्ते से रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगी। एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फ्रैकिया, फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेज़ल पैसेज नॉस्ट्रिल्स, और फिर एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा CO2 का प्रोसेस। अगर CO2 का प्रोसेस पूछेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, और ऑक्सीजन का प्रोसेस होगा तो ये सीधा इधर से ऐसे हो जाएगा। बात करते हैं फिशेज की। फिशेज में रेस्पायरेशन होता है गिल्स की हेल्प से। फिशेज में एक गिल्स पाया जाता है, ठीक है। फिशेज में गिल्स पाई जाती हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये सिर्फ याद रखिए इतना, फिशेज में रेस्पायरेशन गिल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। वाटर ऑक्सीजन जो है फिशेज में, क्योंकि फिशेज हमेशा वाटर में रहती हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाटर में आता है, ठीक है। वाटर में डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है। वाटर में डिज़ोल्व स्टेट में ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है। जब ये वाटर अंदर आएगा फिशेज के अंदर, ठीक है, तो गिल्स जो है गिल्स एक छन्नी की तरह काम करती है, ऑक्सीजन को अलग कर देती है, पूरी बॉडी में भेज देती है, वाटर को अलग करके रिटर्न भेज देती है, ठीक है। तो ये छन्नी की तरह काम करता है गिल्स, इसकी हेल्प से ये फिशेज रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट में इसकी जो पेट होता है, एब्डोमेन में पेट का जो हिस्सा होता है, उसमें इंसेक्ट में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एब्डोमेन, ये कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है। इसके यहाँ एब्डोमेन में ये छोटे छोटे पोर पाए जाएंगे, ठीक है। इन पोर्स की हेल्प से एयर अंदर जाती है, ठीक है। इन पोर्स को कहते हैं स्पाइरकल्स। इंसेक्ट में स्पाइरकल्स की हेल्प से, फिशेज में गिल्स की हेल्प से रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। इन पोर्स से एयर अंदर जाती है और फिर पूरी बॉडी में पहुंच जाती है, ठीक है।
अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है।